आज हमें अलाउंस पढ़ना है। अलाउंस को हिंदी में छूट कहते हैं, ठीक है। इससे पहले तक आपने जो है नॉर्मल टाइम निकालना, परफॉर्मेंस रेटिंग के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया था। आज जो है अलाउंस छूट निकालेंगे। छूट निकालने का मकसद ये है कि स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। स्टैंडर्ड टाइम तभी निकलता है जब जब तक आप नॉर्मल टाइम नहीं निकालेंगे स्टैंडर्ड टाइम नहीं निकलेगा। नॉर्मल टाइम निकालने के बाद छूट की जो अलाउंसेस दिए जाते हैं समय में, आपको देरी में, ठीक है, इन सब की गणना जरूरी हो जाती है। तो आज का टॉपिक है अलाउंस। अलाउंस के हिंदी में छूट कहते हैं। एक मिनट। अब देखिए, जो अलाउंस है ये किन किन बातों पे निर्भर करता है, इसकी क्या जरूरत है, ठीक है, ये सब देखेंगे। और उनके क्या प्रकार हैं, अलाउंस के क्या क्या टाइप्स हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। अब देखिए, जब भी हम नॉर्मल टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, सामान्य समय जो इससे पहले हमने परफॉर्मेंस रेटिंग के बाद से निकाला था, तो उसको निकालने के बाद हम अलाउंस की बात करनी जरूरी हो जाती है। क्यों अलाउंस की बात करनी जरूरी हो जाती है? क्योंकि हमको जो है स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। अब आप कहेंगे सर छूट की आवश्यकता क्या है, कि क्यों हम समय में छूट दें किसी श्रमिक को? तो इसकी आवश्यकता ऐसे है कि कुछ ऐसे कार्यों में व्यवधान आ जाते हैं। मान लीजिए कोई श्रमिक जो है वो कार्य अपना परफॉर्म कर रहा है, तो उसके कार्य में रुकावट आने तो तय है, ठीक है। वो किसी लेवल का हो सकता है, अर्थात वो श्रमिक के अपना व्यक्तिगत स्तर पे भी हो सकता है कि श्रमिक को कुछ प्रॉब्लम आ गई, श्रमिक को कुछ दिक्कत है, श्रमिक को भूख लगी है, प्यास लगी है, ठीक है, उसे प्रसाधन का इस्तेमाल करना है। तो ये उसके व्यक्तिगत हुए कारण जिसकी वजह से हमारा जो काम है उसमें देरी हो रही है। उसके अलावा पर्सनल के अलावा एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं। उसके पर्सनल के गैर व्यक्तिगत रीजन भी हो सकते हैं। जैसे कैसे कि मशीन खराब हो गई, दूसरा श्रमिक लेट से आ रहा है, उसके बाद प्रोसेस में दिक्कत है, औजार नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसके अलावा आपकी बिजली चली गई। तो ये सारे जितने उदाहरण हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं अलाउंस देने के, इसलिए हमें अलाउंस देना पड़ता है, ठीक है। अलाउंस देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी देरियां हो रही हैं उनको क्या किया जाए, अपने मानक समय के कैलकुलेशन में जोड़ा जाए, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो अलाउंसेस होते हैं उनका कुछ स्तर है, कुछ लेवल है कि कितना देंगे। जैसे मान लीजिए आपको व्यक्तिगत काम है, ठीक, व्यक्तिगत काम में आपको पानी पीना है, कुछ भी, जो भी व्यक्तिगत काम हो सकते हैं, सफाई करनी है, जो भी कपड़े बदलने हैं, एप्रन पहनना है वेल्डिंग करने से पहले, तो ये व्यक्तिगत जो काम है उनको आप कितना प्रतिशत देंगे अपने नॉर्मल टाइम का, ठीक है। तो यही बात जो है वो अभी डिस्कस करना है कि कितना प्रतिशत होना चाहिए और कौन कौन से आपके अलाउंसेस और छूट है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप 50% नॉर्मल टाइम का, मान लीजिए हम जो 1 घंटे का 6 घंटे का आपका पूरा कार्यकाल है काम करने का, नॉर्मल टाइम है। अब उसमें अलाउंस जो है व्यक्तिगत
जो जो पर्सनल अलाउंस होता है, जैसे व्यक्तिगत छूट कहते हैं, वो 50% तो दिया नहीं जा सकता। क्यों? अब 6 घंटे का 50% का मतलब हुआ कि वो 3 घंटे अपने पर्सनल में खर्च कर दिया, तो इस प्रकार तो पूरा का पूरा जो समय है वो यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। 3 घंटे वो आराम ही करता रह जाएगा, तो कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये भी डिस्कशन बनता है कि कितना प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, तो आप अलाउंस समझ गए। जो भी छूट हम देते हैं किसमें, श्रमिकों को कार्य की देरी में आए हुए उसको कंपनसेट करने के लिए, या और स्टैंडर्ड टाइम मानक समय को ज्ञात करने के लिए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, छूट हैं। ठीक है, जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं। अब टाइप ऑफ अलाउंसेस के बारे में जानते हैं। छूट के प्रकार, तो जो छूट है वो बेसिकली आपका 4 प्रकार का होता है। पहला जो है पर्सनल अलाउंस। ठीक है, इसको व्यक्तिगत छूट भी कहा जाता है। पर्सनल अलाउंस के बाद जो है पर्सनल अलाउंस के बाद फटीग अलाउंस है। फटीग अलाउंस को थकान छूट भी कहते हैं। ठीक, फटीग अलाउंस को थकान छूट कहा जाता है। उसके बाद डीले अलाउंस है। ठीक है, डीले अलाउंस देरी अलाउंस, देरी छूट कहा जाता है। देरी से अगर आपके कार्य में देरी हो गई, तो अब ये दो तरह का होता है। ठीक है, अनएवॉइडेबल एंड अवॉइडेबल। दो तरीके का डिले अलाउंस होता है, देरी छूट। और एक वो जो अवॉइडेबल है, जिसको क्या किया जा सकता है, आप उसको रोक सकते हैं। श्रमिक के हाथ में होता है उस देरी को क्या रोकना। अनअवॉइडेबल श्रमिक के हाथ में नहीं है उसको क्या करना, रोकना। अगला जो है कुछ स्पेशल अलाउंस होते हैं। ठीक है, आ, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ लिख रहे हैं, कुछ स्पेशल अलाउंस भी होते हैं। स्पेशल अलाउंस को विशिष्ट छूट भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें भी दो तीन तरह के होते हैं। वो पहला है पीरियोडिक एक्टिविटी अलाउंस, दूसरा है मशीन इंटरफ्रेंस अलाउंस, और तीसरा है मशीन इंटरफ्रेंस अलाउंस के बाद जो तीसरा है, वो है कॉन्टीजेंसी अलाउंस। ठीक है, ये पूरे टाइप हैं। इन्हीं के बारे में पढ़ना और ये जानना है कि कौन कौन से कॉन्टीजेंसी अलाउंस को हिंदी में जो बोलते हैं वो है आकस्मिकता छूट, और जो पीरियोडिक एक्टिविटी अलाउंस है उसको हिंदी में बोला जाता है आवर्ती कार्य छूट। ठीक है, और कौन सा है, मशीन इंटरफ्रेंस को बोला जाता है मशीन व्यवधान छूट। इंटरफ्रेंस का मतलब होता है, देखो कुछ ऐसे शब्द होते
जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। एक वर्ड्स के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। अब सारे छूटों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो देखो, व्यक्तिगत जो छूट है इसको आपको देना पड़ेगा। अब इस व्यक्तिगत छूट में क्या क्या आता है और व्यक्तिगत छूट कितना होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। जैसे जो है जलपान, खाना, नाश्ता, आपके कार्य के दौरान मान लो 8 घंटे का पूरा शेड्यूल है, तो उसमें खाने का और नाश्ते का जो टाइम दिया जाता है वो पर्सनल है। उसके अलावा हाथ धोना, साफ सफाई, कपड़े बदलना। कपड़े बदलने में आप ये ना समझिए कि पूरा का पूरा, जैसे आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको कपड़ा पहनना पड़ेगा उस हिसाब से। मान लीजिए आपको वेल्डिंग करना है तो उस हिसाब से एप्रन पहनना पड़ेगा, तो ये सब आता है। तो ये सारे के सारे जो छूट रहे, इनको करने का जो समय हम अतिरिक्त देते हैं वो क्या है, पर्सनल अलाउंसेस हैं या फिर व्यक्तिगत छूट वाले की श्रेणी में आते हैं। इनको जनरली 5% दिया जाता है, पूरे समय का 5% रखा जाता है। पर्सनल अलाउंस कितने होते हैं, कितना होता है, 5% का। अब जो अगला था आपका, ये देखिए फैटिग अलाउंस, जिसको क्या बोलते हैं, थकान छूट। मेरे सर के पीछे लिखा हुआ है। तो जो फैटिग अलाउंस है इसकी बात कर रहे थे। फैटिग अलाउंस को थकान छूट भी कहा जाता है। देखिए हम, मेरे सर के पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अब जो श्रमिक है वो हमेशा कार्य करते हुए जो है, ये फैटिग अलाउंस, वो उसको थकान की फीलिंग होती है। अब ये जो थकान है वो बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है, कार्य से कार्य निर्भर करता है, श्रमिक से श्रमिक। एक श्रमिक का थकान का लेवल अलग हो सकता है। कार्य कैसे, अब कार्य पे कैसे निर्भर करता है, किसी का काम बहुत हैवी है, बहुत भारी सामान, और किसी का बहुत लाइट वर्क है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, वर्किंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो थकान जो है वो अलग अलग। अब इसको महसूस कैसे करेंगे, अब देखिए ये नहीं कह सकते कि इस टाइम थकान आएगी। थकान का जो थकान को कैसे पहचानेंगे हम, ये चेहरे के अनुभव से पहचानेंगे। ये नहीं कहेंगे कि 5 बजे का से 6 बजे का टाइम जो है आपकी थकान का है। तो इसमें टाइम निश्चित नहीं होता है, लेकिन आप पता कैसे करेंगे, देख करके। जो भी सुपरवाइजर होगा वो अपने श्रमिकों को देखेगा कि इनके थकान का लेवल इनके चेहरे से झलक रहा है, ठीक है। अगला जो है, अब एक और बात जान लीजिए। बहुत सी बातों पे जो थकान है वो डिपेंड करता है, शारीरिक बल, मानसिक बल, ठीक है। और कैसे काम कर रहा है कोई, जैसे कोई खड़ा काम कर रहा है, कोई बैठ के काम कर रहा है, ये सारी बातें थकान में आती हैं। अब देखिए थकान जो छूट है, ठीक है, ये 5 से 10% होता है, ठीक है। अब अगला जो छूट है, ठीक है, वो है डिले अलाउंस। मेरे सर के पीछे ये भी लिखा हुआ है। डिले अलाउंस को देरी छूट कहा जाता है। ये दो तरह का होता है, एक अवॉइडेबल और एक अनअवॉइडेबल। अब देखिए अवॉइडेबल जो होता है वो ऐसे, जिसको श्रमिक के हाथ में है कि वो देरी नहीं कर सकता। जैसे श्रमिक को पता है कि इतने समय में मुझे एक लाइन से दूसरे लाइन पे पहुंचा देना है ये काम, तो अगर वो जानबूझ के लेट कर रहा है, ठीक है, तो ये उसके हाथ में, और ज्यादा अत्यधिक दूरी नहीं है उसको ले जाने में, तो वो ये कार्य कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे डिलेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइट चली गई,
लाइट चली गई, काम में देरी हो गई, ठीक है। तो उसके अलावा जो सामान दूसरा श्रमिक पूरा करके ले आने वाले था उसमें देरी हो जाएगा, मान लीजिए वो सामान ही नहीं लाया, तो वो भी अनअवॉइडेबल डिले है, वो चाह कर भी कुछ रोक नहीं सकता, कोई मशीन ही खराब हो गई, ठीक है। तो मशीन खराब होने का जो डिले होगा ये भी अनअवॉइडेबल, तो ये इसको भी अवॉइड आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिले अलाउंसेस है अवॉइडेबल में नहीं दिया जाता है, मतलब अगर अवॉइडेबल डिले है जिसको रोकने योग्य देरी कहा जाता है, तो अवॉइडेबल देरी में कोई छूट प्रदान नहीं की जाती है। अनअवॉइडेबल देरी में जिसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है, उसमें जो है 15 से 20% छूट दी जाती है, ठीक है। अब जो है लास्ट जो उस साइड लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेशल अलाउंस की बात करते हैं। स्पेशल अलाउंस में 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए जो स्पेशल अलाउंस है वो इसलिए दिया जाता है कभी कभी कि जो मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, कार्य है, वो सुचारू रूप से क्या रहे, चलता रहे, इसलिए स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। अब देखो पीरियोडिक एक्टिविटी अलाउंस क्या है, ठीक है, हिंदी में जो है पीरियोडिक एक्टिविटी अलाउंस को बोलते हैं आवर्ती कार्य छूट। क्या बोला जाता है? आवर्ती कार्य छूट। अब देखिए आवर्ती कार्य छूट में कौन कौन से, तो जो काम आपको आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को निरंतर बनाए रखने में आता है, तो जो उस कामों में छूट दी जाती है, उदाहरणार्थ आपको लुब्रिकेशन करना है, लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो मशीन अच्छे से नहीं चलेगी, मशीन अच्छे से नहीं चलेगी तो क्या होगा, आपका जो काम है वो उसमें डिले हो जाएगा, ठीक है। अब और कौन सा हो सकता है, जैसे मशीन जो ग्राइंडर होता है उसको रीग्राइंड करना है, टूल को ठीक करना है, टूल को क्या करना है, ठीक करना है, तो ये सारे काम जो है वो प्रोडक्ट पीरियोडिक एक्टिविटी अलाउंस में आता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है आवर्ती कार्य छूट। अगला जो है मशीन व्यवधान छूट है, ठीक है। कुछ ऐसे व्यवधान है मशीन के जिनको आप समय समय पे चेक नहीं करते रहेंगे तो मशीन रुक जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ काम होते हैं, जैसे रेगुलर मशीन की क्लीनिंग करना है, ठीक है, रेगुलर मशीन की लुब्रिकेशन करना है, ठीक है। तो ये जो दो तीन काम है मशीन को रिलेटेड वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस निरंतर बना रहे, ठीक है। अब कॉन्टिजेंसी अलाउंस की बात करते हैं जो लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्टिजेंसी अलाउंस को हिंदी में बोला जाता है आकस्मिकता छूट। कुछ ऐसे कारण होते हैं, ठीक है, जो आकस्मिक ही आ धमकते हैं, ठीक है, किसमें, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कारखानों में, जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो आकस्मिकता छूट है वो उनका कोई वो नहीं होता, मानक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले हमने पर्सनल अलाउंस 5% दिया, हो सकता है आकस्मिक आए आने वाला जो कार्य जो प्रभाव डाल रहा है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को उसका अधिक समय है, तो जिस हिसाब से वो टाइम रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से वो मेंटेन कर लेंगे, आगे पीछे हो जाता है। तो ये बात थी अलाउंसेस की और छूट की। अब आपको जो है कैलकुलेशन सिखाना है स्टैंडर्ड टाइम का। कैसे स्टैंडर्ड टाइम, अब तक आपने अलाउंसेस के बारे में पढ़ लिया है, नॉर्मल टाइम इससे पहले निकाल लिया है, रेटिंग फैक्टर के बारे में जान लिया है, तो अब जो है कैलकुलेशन होगा स्टैंडर्ड टाइम का, ठीक है। देखें
अब स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकाला है इस पे देखेंगे ध्यान। जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। वो होता है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। ठीक। जो मानक समय है उसमें अगर नॉर्मल टाइम मतलब सामान्य समय में आप अलाउंसेस जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है स्टैंडर्ड टाइम। कई बार सवाल पूछ सकता है, स्पेशली जब ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर होता है तो छोटे छोटे जो फॉर्मूला होते हैं उस पे बेहतरीन सवाल बनते हैं। अब पता नहीं आपके बोर्ड में आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप छोटे छोटे जो फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी, स्पेशली जो पार्शियल प्रोडक्टिविटीज हैं दो चार उनके फॉर्मूले हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी है, इन सब के बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और कारण क्या है कि इनमें छोटे छोटे से सूत्र इस्तेमाल होते हैं जिन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे बनते हैं। अब एक मैं इसी फॉर्मूले को स्टैंडर्ड टाइम के एक ग्राफ या एक बार चार्ट के फॉर्म में आपको दर्शाता हूं, आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखें, कभी भी एग्जाम में आप अगर अपनी बात को पॉइंट्स वाइज, डेटा वाइज, फिगर वाइज स्मार्टली रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको अत्यधिक नंबर मिलते हैं कभी भी थियरी एग्जाम्स में अगर वो रिटन हो रहा है। तो अभी तो खैर ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन आगे जब कभी भी आप जाएंगे कोई सब्जेक्टिव पेपर लिखने तो आप इस बात को खासा ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये हर बॉक्स कुछ रिप्रेजेंट करता है, मैं बता देता हूं। यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड टाइम है। तो स्टैंडर्ड टाइम इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको ओटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओटी। अभी बताऊंगा ओटी का इसको पीआरएफ, ठीक है, इसको पीए बोलते हैं, इसको आरपीए बोलते हैं। अब पीआरएफ, पीए, आरपीए ये सब क्या है मैं इसको अभी आपको एक एक करके समझाऊं ऐसे, ठीक है। और एक होता है पीओए। तो देखें, ये ऑब्जर्वेशन टाइम है, ओटी स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन टाइम और नॉर्मल टाइम। आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड टाइम है ऑब्जर्वेशन टाइम प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टैंडर्ड टाइम। व्हाई आई विल टेल यू लेटर। एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन टाइम और इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल टाइम। इसे सामान्य समय भी कहा जाता है। पीआरएफ क्या है? पर्सनल, पीए जो है वो पर्सनल अलाउंस है, ठीक है। ऐसे जो है वो स्पेशल अलाउंस है, ठीक है। पीए ऐसे समझ गए होंगे। अब इन दोनों, ये भी दोनों अलाउंसेस ही हैं, ठीक है। इसको प्रोसेस अलाउंस कहा जाता है, ठीक है। आरपीए को
आरपीए का जो है वो रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंस है। इसको रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंस कहा जाता है। पीए को प्रोसेस अलाउंस कहा जाता है। और जो पीआरएफ है इसको बोला जाता है परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। रेटिंग फैक्टर। आप ऐसे का मतलब जान ही गए स्पेशल अलाउंस। अब पीओए का अर्थ क्या है? इसको पॉलिसी अलाउंस कहा जाता है। पॉलिसी अलाउंस जो है वो एक्सक्लूडेड रहता है आपका हमेशा स्टैंडर्ड टाइम से, ठीक है। पॉलिसी अलाउंस हमेशा एक्सक्लूडेड रहेगा स्टैंडर्ड टाइम से। पॉलिसी अलाउंस का मतलब ये होता है कि नई मशीन आई है, ठीक है, उसको चलाने में श्रमिक को क्या लगेगा, समय लगेगा, तो उसमें हुई देरी को पॉलिसी अलाउंस के अंतर्गत आया है। उसको छूट में नहीं नापा जाता है कभी भी। और अगर मान लीजिए नया श्रमिक है तो उसको कोई कार्य सीखने में ऑब्वियसली अपने कार्य की क्षमता उसको बढ़ाने में समय लगेगा, तो उस उन सारी देरियों को भी किसमें काउंट करते हैं? पॉलिसी अलाउंस में, ठीक है। तो उनका जो कैलकुलेशन है वो स्टैंडर्ड टाइम में देखो नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पूरा का पूरा यहाँ से देखिए, ये ओटी है, ये क्या है, पीआरएफ परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, उसके बाद पीए है प्रोसेस अलाउंस, उसके बाद रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंस, और देन स्पेशल अलाउंस। इन तीनों का, ठीक है, आप देखें यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा का पूरा समअप किया गया है स्टैंडर्ड टाइम में। अब अगली क्लास में हम लोग टाइम स्टैंडर्ड्स और वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास इज ऑल अबाउट कार्य सरलीकरण, कार्य का सरल कैसे करते हैं, वर्क सिंप्लीफिकेशन और टाइम स्टैंडर्ड्स का क्या इस्तेमाल है।